सही बच्चों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार। स्वागत करता हूं कैल में फिर से एक बार। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए एक प्यारा प्यारा वन शॉट, ठीक है, इकोनॉमिक्स का। जो चैप्टर हमारा कौन सा है? सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एक बात सुनो, चैप्टर बड़ा प्यारा है, बहुत सिंपल भी है। कुछ लोगों को सिंपल लगता है, कुछ लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है, पर मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर की खास बात यह है कि आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा कि हमारी जो इकोनॉमिक है, जो हमारी इकोनॉमिक्स है इंडिया की या फिर इंडियन इकोनॉमी है, वो किन बेसिस पे बटी हुई है। ठीक है जी। साथ साथ हम लोग इनमें कुछ क्वेश्चंस को भी जानेंगे, हम क्वेश्चन भी स्टडी करेंगे। केवल और केवल ये नहीं कि हम थ्योरी पढ़ के छोड़ देंगे, हम लोग क्वेश्चन भी स्टडी करेंगे। मैं आपको कुछ फ्लो चार्ट्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू समझाऊंगा कि भाई कैसे कैसे किस किस सेक्टर के अंदर क्या क्या होता है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग वो चीजें पढ़ेंगे जो मोस्ट प्रोबेबली नहीं, 99 100% नहीं, 200% आपके पेपर में आनी आनी है। और माँ काल के नाम पे आएगी जी, हाँ बिल्कुल जरूर आएगी और पक्का आएगी। आप मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना कि चैप्टर जो बेसिकली है, हमारी जो इकोनॉमी है वो कुछ 3 सेक्टरों में बटी हुई है। ऐसा आप लोगों को तो मालूम ही, ऑब्वियस सी बात है, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या, टर्शरी। ठीक है, बात पता नहीं, पता वाली बात। अब लेकिन उनके अंदर हमें और थोड़ा डीप कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब चैप्टर आपका, जब आप लोग क्या करोगे, जाओगे क्या नाम अपना चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम टाइम में इतना टाइम तो होगा नहीं सर कि पूरा एसएसटी के चैप्टर पढ़ लें। ये इतना समय तो होगा नहीं। या फिर आपके पास इतना समय होगा कि नहीं गुरुजी हम तो पूरी एनसीईआरटी चार्ट लेंगे, नहीं होगा ना। तो उस टाइम पर हमारे ये वन शॉट आप लोगों के काम में आएंगे। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं महाकाल के नाम पे, और ठोको जी हाँ, क्या लाइक ठोको महाकाल के नाम पे। चलिए पहला, तो हमारे सामने शुरुआत करते हैं, लो जी लो। सबसे पहले हमने हमारे बात करी कि सेक्टर को डिफाइन करने की कोशिश करिए। यहाँ पे सेक्टर को डिफाइन करने की कोशिश करिए। सेक्टर बेसिकली क्या होते हैं? सेक्टर मेरे बच्चे, अगर हम बात करें, छोटी छोटी सी बात करें, तो सेक्टर हमारी बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सरल चीज़ है। ठीक है, देखो जी, पहले मैं थोड़ा सा हल्का सा कैमरा एडजस्ट करूँ, क्योंकि हल्का सा डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। ये हाँ, ये ए हमारे जो कलाकार है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, कैमरे में, ये हमारा रिमोट वाला कैमरा है, इसमें मजे लेते रहते हैं। देखो ये तुम्हारे भाई ने कर दिया भाई साहब, लो जी लो। चलिए अब देखिए, तो बेसिकली हमने सेक्टर को डिफाइन करने की कोशिश करें, तो सेक्टर पता है क्या होता है? सेक्टर बहुत सिंपल होता है। सेक्टर क्या होता है? सेम ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड सेम, सेम क्या है, ग्रुप। सेम ग्रुप नहीं, सेम एक्टिविटी ऑफ ग्रुप। सेम क्या है? एक्टिविटीज ऑफ क्या ग्रुप। सेम एक्टिविटी ऑफ क्या है? ऑफ क्या ग्रुप। जी हाँ। अगर मैं बात करूं, हमने हमारी इंडियन इकोनॉमी को ऑब्वियसली बात है 3 सेक्टर में डिफाइन कर रखा है मेरे भाइयों। अगर आप लोगों को मालूम हो तो बोलो ना, मालूम है नहीं है? हाँ गुरुजी हमें मालूम है। हमने सर क्या रखा है? सिंपल से बात, देखो इसका भी कहना है कि सेक्टर डिफाइन द लार्ज सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन द बिजनेस शेयर द सेम। सेम रिपीट वर्ड आया, सेम आया, जो कि सेम प्रोडक्ट होगा, फिर सेम क्या होगा? सर्विस होगा। उस आधार पे हम लोग चीजों को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और क्या करते हैं? उसे बांट देते हैं। ठीक है ना भाई। चलिए अब सुना से हमने इसमें पढ़ लिया। सर आपने बता रखा है हमें सेक्टर के अंदर गुरुजी कौन कौन सा। सर आपने हमें एक बताया गुरुजी, प्राइमरी बताया है, बोलो हाँ। आपने गुरुजी हमें क्या बताया? सेकेंडरी बताया है, बोलो हाँ। बोलो ना बाबू, बोलते क्यों नहीं हो? और थर्ड आपने क्या बताया हमें? टर्शरी। क्या बताया मेरे बच्चे? जी हाँ, टर्शरी बताया। आप देखो, हम लोग आगे बढ़ने से पहले इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, हल्का सा डिटेल में पढ़ लेते हैं और इनको समझ लेते हैं। देखो अगर समझ में आएगा, अगर समझ में आएगा तो महाकाल के नाम पे एक लाइक बटन दबेगा, और नहीं समझ में आएगा तो भी लाइक बटन दबाना, क्योंकि मुझे लाइक बड़ा पसंद है। अब सुनो, एक्चुअली सीन क्या हुआ, बच्चों को एसएसटी थोड़ी बोरिंग लगने लग गई। बच्चों ने क्या, गुरुजी यार एसएसटी को हम समझे तो कैसे समझे? सिंपल, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। स्टोरी पकड़ लो। क्या बनाओ? स्टोरी बनाओ। स्टोरी बनाओ कि स्टोरी के माध्यम से आप ना चीज़ों को रिलेट करना स्टार्ट करो, तो आपको एसएसटी बड़ी प्यारी लगेगी और बड़ी बेहतरीन लगेगी। मैं आपको समझा दूं, बिल्कुल जी हाँ, एकदम मक्खन लगेगी। कैसे मक्खन लगेगी? जैसे हम प्राइमरी की बात कर लें, तो प्राइमरी अगर हम बात करें, गाँव की गोरी थी, गाँव की गोरी थी, बड़ी मस्त छिछोरी थी। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो गाँव की गोरी थी, तो ऑब्वियस सी बात है, तो गाँव की गोरी किसकी बात कर रहे हैं? हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं। अब छिछोरी वो इसलिए थी क्योंकि हवा घूमने आती थी, सामान वामान बिजनेस, सामान वामान मतलब क्या बनाती, वस्तु बनाती थी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंडरी की बात कर रहे हैं। जब वो ऑटो में घूमने जाया करती थी, तो दैट इज कॉल्ड क्या? टर्शरी की बात कर रहे हैं। समझ गए? 3 कॉन्सेप्ट समझ आ गए। गाँव की गोरी, सामान बनाती थी और ऑटो में जाती थी, तो तीनों चीजें क्लियर हो गई, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या? टर्शरी। अब तुम कहो गुरुजी क्या बकवास कर रहे हो, देखो जरा ध्यान से, अब समझाता हूँ। ये रहा हमारा, डेट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर के हमने बात कर ली, तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर बेसिकली इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो हमारी एग्रीकल्चर बेस है, नेचुरल बेस है, या फिर हमारा सर क्या होता है? फिशिंग, डेयरी है ना, फार्मिंग हो गया, इवन एक्सक्रिशन, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन मतलब समझते हैं ना, वो माइनिंग वगैरह जो हम करते हैं, इसमें भी हम इंक्लूड करते हैं उस चीज को। ठीक है, ठीक है। डेट इज कॉल्ड हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब सर द गुड्स, द सेक्टर इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस, नेचुरल रिसोर्स, जिसमें हम जो गुड्स है नेचुरल रिसोर्स से बनाते हैं। और बेसिकली अभी देखा है तो रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे हमारा दूध है,
तो दूध लोग कुछ दूध से पनीर बनाते हैं, घी बनाते हैं, दही बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग दूध को रॉ मतलब कच्चा ही पी लेते हैं। लेकिन वो जो कच्चा पीने वाला है बेसिकली उनको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। हम लोग देखेंगे कि दूध क्या एक रॉ मटेरियल है। तो जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं जो कि नेचुरल प्रोसेस से, ये एग्रीकल्चर प्रोसेस से सामने आते हैं, डेट इज कॉल्ड क्या, बोलो, प्राइमरी सेक्टर होता है। सेकेंडरी में अगर हम बात करें, सेकेंडरी हमारा बहुत सिंपल है मेरे भाई। सेकेंडरी गुरु सिंपल इसलिए क्योंकि सर इसके अंदर वो सभी प्रकार की एक्टिविटी आती हैं जिसमें हम रॉ मटेरियल से हम लोग क्या बनाते हैं जी हाँ, गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर फिनिश गुड्स में, आई रिपीट माय डियर, डेट इज कॉल्ड क्या, फिनिश गुड्स। जी हाँ, इसको हम लोग फिनिश गुड्स में क्या करते हैं बेटा, तब्दील करते हैं। डेट इज कॉल्ड बच्चे हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सेक्टर। लोहा बना रहे हो, कूलर बना रहे हो, कंप्यूटर बना रहे हो, ठीक है, टीवी बना रहे हो, फ्रिज बना रहे हो, एसी बना रहे हो, ये जितनी भी सब चीजें हैं मेरे बेटे, सबके सबके इसमें आते हैं मेरे बेटे, इसी के अंदर आती हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें टर्शरी सेक्टर की, सर टर्शरी बेसिकली नॉन, जी हाँ, नॉन प्रोड्यूसिंग, डेट इज कॉल्ड क्या, नॉन प्रोड्यूसिंग गुड्स। जी हाँ, नॉन प्रोड्यूसिंग क्या, गुड्स, या फिर आप कह लो इसके अंदर कोई भी फिजिकल आइटम क्या नहीं होता है, प्रोड्यूस नहीं होता, नॉट फिजिकल आइटम, दैट इज कॉल्ड नो क्या आएगा, फिजिकल आइटम। आप गुरुजी ये फिजिकल आइटम क्या हो गया, गुरुजी फिजिकल आइटम क्या हो गया बाबू, फिजिकल आइटम का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि आप यहाँ पर किसी वस्तु को नहीं बनाओगे, सिर्फ लोगों को सेवा दोगे। अब मुझसे आप पढ़ रहे हो, ये क्या सेवा ही तो है, मैं आपकी सेवा ही तो कर रहा हूँ मेरे मालिक, मैं आपकी सेवा ही तो कर रहा हूँ आपको पढ़ाकर, क्या मैं आपके लिए कोई वस्तु बेच रहा हूँ, नहीं बेच रहा। अब तुम कहोगे गुरुजी आप कोर्स बेच रहे हो, भाई कोर्स बेचना अलग चीज़ है, वो वस्तु नहीं है, वो एक कंटेंट बेच रहे हैं हम लोग जो ऑलरेडी हम सर हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। या फिर आप ऐसा समझते हो हम लेकिन अपनी जो स्किल है उस स्किल को हमने सर क्या करा, लेक्चर के माध्यम से, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से, क्लास के माध्यम से हम आप लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। डेट इज कॉल्ड क्या, हमारा टर्शरी सेक्टर। यानी कि बेसिकली हम इसको क्या बोलेंगे, सर्विस सेक्टर कहेंगे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, बैंकिंग हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, लॉयर हो, ठीक है ना, ठीक है, ध्यान रखना उसके बाद को, ऑटो वाला हो, ई रिक्शा वाला हो, ये सभी के सभी हमारे बच्चे क्या होता है, डेट इज कॉल्ड ऑल दीज आर क्या बोलेंगे हम इसको, टर्शरी सेक्टर। क्या विपक्ष को मेरी बात समझ आ रही है, बोलिए। माँ काल के नाम पे जी हाँ, ठोको लाइक, लो जी लो, चलो जी नेक्स्ट अगला। अब देखो बात करता है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर। अब हम तुलना करने आ रहे हैं, तो तुलना क्यों करेंगे मैं बताता हूं आपको। तुलना के पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, आज हमें समझना पड़ेगा ये कि हमारा जो देश, हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारा भारत देश एक क्या बेटा, कृषि प्रधान देश है। और ये कृषि प्रधान जो देश है मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा डिपेंड किस पे, कृषि पे था, जीडीपी के समय, सॉरी इंडिपेंडेंस के समय। जब भारत देश आजाद हुआ तो सारी की सारी जो जीडीपी थी ऑलमोस्ट जो डिपेंड थी किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। पर हमने धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हाथ हमारा, मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग किस पे आ गए बेटा, थर्ड सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर के अंदर आ गए। और आज कहीं ना कहीं हमने इन सब चीजों को करा, बहुत अच्छे से बिल्डअप करा, ठीक है। ध्यान सुनो क्या कहा, इन 2013-14 में टर्शरी सेक्टर सरपास द प्राइमरी सेक्टर एज द इंडिया क्या, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर। देखो जी ये बात सुनो, 13-14 में कर्मकांड हुआ, बोलो कौन सा कर्मकांड हुआ गुरुजी, कांड ये हो गया कि 13-14 के अंदर कहीं ना कहीं हमारे प्राइमरी सेक्टर को पीछे पिछाड़ दिया किसने, हमारे आईटी सेक्टर ने। मतलब ये होगा कि आज की डेट में हमारे इंडिया के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट का, जीडीपी का, वो टर्शरी सेक्टर का धीरे धीरे बढ़ गया। पूछो कैसे, बोलो बाबू कैसे, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे, पूछो कैसे। आज की डेट में मैं अपना एग्जांपल भी लूंगा, मैं अपने खुद की बेइज्जती करूंगा इस एग्जांपल के अंदर। कुछ ना बन पाओ तो टीचर जरूर बन जाना, ठीक है, कुछ ना बन पाओ तो टीचर जरूर बन जाना। अगर आईआईटी से बीटेक कर लो, कुछ ना बन पाओ तो टीचर बन जाना। अगर नीट दे के डॉक्टर ना बन पाओ तो क्या बन जाना, टीचर बन जाना। अगर एसएससी का एग्जाम ना निकले तो क्या बन जाना, टीचर बन जाना। अगर जिंदगी में कुछ भी ना कर पाओ तो टीचर तो बन ही जाना। समझे बात, नहीं समझे? तो यही चीज है सर्विस सेक्टर के अंदर, ऐसी ऐसी चिरांदे घुस गई, ऐसे ऐसे बंदे घुस गए जिनको कुछ मिल ही नहीं रहा। फैक्ट बात है यार, झूठ की बोलूंगा, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। अब तुम कहो गुरुजी तुम भी कुछ नहीं बन पाए, बिल्कुल ऐसा नहीं है, अभी नहीं बन पाए। किसी किसी का पैशन भी होता है टीचिंग करना, ठीक है ना, किसी किसी का पैशन भी होता है, लेकिन एक होता है बाय चॉइस और एक है चॉइस बना देना किसी के लिए। तो भाई मेरा तो बाय चॉइस था, किसी के लिए टीचिंग चॉइस बन जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ लोग जाते हैं कि चलो भैया हम लोग क्या करेंगे भाई, नीट की तैयारी करेंगे, इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, और फिर पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाना चालू करते हैं। जब उन्हें महसूस होता है कि यार इंजीनियरिंग से ज़्यादा, मेडिकल से ज़्यादा तो अच्छा खासा पैसा हम लोग टीचिंग में कमा लेंगे, तो क्या बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं। जस्ट इमेजिन, है नहीं है? तो वही सीन यहाँ पे भी है, ठीक है जी। यही वजह है कि टर्शरी सेक्टर इतना ग्रोइंग हो गया। 2013 के बाद से इतनी बाढ़ आ गई कि इसके अंदर इतना बूम पीरियड आ गया कि सर्विस सेक्टर के अंदर लोग घुसे जा रहे हैं। क्योंकि सर्विस सेक्टर के अंदर ना लोगों को, मेरे बच्चे, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती,
उनको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पूछो क्यों? वो आते हैं, मुंह उठा के काम करना चालू कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट होती भी है पर इतनी लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती। लोग चाहें तो एक स्मॉल स्केल पे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे अब आप लोग बोलोगे कि गुरुजी एक पीडब्ल्यू वाला है, मैं नाम ले रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, भाई सीधी सी बात है, जिसने जो काम किया है बताना तो पड़ेगा। अब पीडब्ल्यू वाला उसने बल्ब में पढ़ाया, उसमें पढ़ाया, उसमें पढ़ाया, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या करा, उसे मालूम था, उसको मालूम था कि कम इन्वेस्टमेंट पे वो यही काम कर सकता है, और उसने उसी कम इन्वेस्टमेंट को आज यूनिकॉर्न कंपनी में क्या कर दिया, पेश कर दिया। तो भाई यही तो सर्विस सेक्टर की खास बात है कि इसके अंदर कोई भी मुंह उठा के अपना एक औचित्य बना सकता है। मैं ही बना सकता हूँ, मैं बनाऊंगा, महाकाल के नाम पे ठोको। जी हाँ। अब सुनो, क्या क्या बेटा, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, किसी प्रकार का पोस्ट ऑफिस हो, टेलीग्राम ऑफिस हो, ठीक है, जियो वाला अपना नंबर बेच रहा है, वोडाफोन वाला नंबर बेच रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर तो है। यही वजह है कि आज की डेट में इंश्योरेंस कंपनी ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, मेडिक्लेम ले लो, दबा के, जी हाँ दबा के खूब बिक रहे हैं। लोगों को क्रेडिट कार्ड के टारगेट दिए जा रहे हैं, लोगों को सेलिंग के टारगेट दिया जा रहा है। भाई साहब ये सब कुछ किस में आता है, सर्विस सेक्टर में आता है। और आज की डेट में लोगों को मालूम है कि वो अपनी फैक्ट्री नहीं खोल सकते। आज की डेट में लोगों को मालूम है सर वो अपना बिजनेस नहीं चला सकते, तो क्या करते हैं, वो सर्विस सेक्टर में आते हैं। यही वजह है कि इंडिया में सरपास प्राइमरी सेक्टरों को सरपास कर दिया मेरे बच्चे, हमारे टर्शरी सेक्टरों को सरपास यानी कि पीछे छोड़ दिया। ठीक है, अगला सुनो, द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ द सर्विस। जी हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे इसके पीछे लॉजिक भी समझो, इसके पीछे लॉजिक भी समझो। पूछो क्या, एग्रीकल्चर बढ़ा, अगर एग्रीकल्चर बढ़ा, ठीक है ना सर, ऑब्वियस बात है इंडस्ट्री बढ़ी, एग्रीकल्चर बढ़ा, इंडस्ट्री बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी। तो भैया एक बात बताओ, आप लोग क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो बेटा, अगर आप लोग क्या बना रहे हो, गुड्स बना रहे हो, मान लो आप लोग गुड्स बना रहे हो, है ना, उनको बेचेगा कैसे? एप्पल ने 15 लॉन्च कर दिया, एप्पल ने 16 लॉन्च कर दिया, हमें पता कैसे लगेगा कि 15 आ रहा है, हमें पता कैसे लगेगा 16 आ रहा है? भैया वो ऐड करता नहीं करता। तो एडवर्टीजमेंट भी क्या होगा मेरे बच्चे, हमारा सर्विस सेक्टर में आ गया। मेरे भाई आपने बोला गुरुजी कैल्विन ने अपना लॉन्च करा, कैल्विन ने अपना कोर्स लॉन्च करा, कैसे पता लगा आप बच्चों को कि कैल्विन ने कोर्स लॉन्च करा? इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फलानाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, एडवर्टीजमेंट हो गया। तो बेटे ये सब चीजें हमारी सर्विस सेक्टर में आती है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर हो, चाहे हमारा कैसे इंडस्ट्री हो, चाहे हमारी कोई भी हो, ये सभी के सभी क्या करते हैं, जितना ये ग्रो होंगे उतना ही क्या ग्रो होगा हमारा बच्चे, हमारा आईटी सेक्टर हो, ठीक है, थर्ड सेक्टर या फिर टर्शरी सेक्टर ग्रो होगा। तो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री ने भी इसको क्या करा, आगे बढ़ाने में मदद करी है। क्या पीपल्स इनकम ग्रो, ठीक है, एंड दे बिगेन टू क्या डिमांड द एडिशनल एनिमिटीज। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वो अच्छी अच्छी चीजें चाहते हैं। जैसे मान लो मेरी इनकम मान लो 10,000 रुपये है, मेरी इनकम मान लो 10,000 रुपये है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है मैं पहले क्या करूंगा, अपने 20 बच्चों के लिए रोटी पानी का इंतजाम करूंगा। मेरी इनकम भाई 10,000 की जगह 10 लाख हो गया अचानक से, ठीक है, पांडा सर अमीर हो गए, पांडा सर के पास अंधा पैसा आ गया, ठीक है, तो भाई साहब एक बताओ मैं क्या करूंगा, मैं दबा के अय्याशी करूंगा, दबा के दारू पीऊंगा, दबा के नशे करूंगा, 20 बच्चों को भी नशे करवाऊंगा, क्लब जा रहा हूँ, पार्टी जा रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है यार, जैसे जैसे मेरे पास इनकम लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा सर, मेरी इच्छाएं भी बढ़ेंगी। जस्ट लाइक दैट, मैं टूरिज्म करूंगा, मैं बेटा शॉपिंग पे जाऊंगा, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में घुसूंगा, मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, प्रोफेशनल क्या होगा, ट्रेनिंग लूंगा, ये सब काम करूंगा, समझो। तो यह कहीं ना कहीं क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये तो है कि इनकम के बढ़ जाने से बाकी चीजों पे भी क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इनकम के रेज होने से क्या हुआ, सर्विस सेक्टर है, टूरिज्म सर्विस में आता है, शॉपिंग सर्विस में आता है, प्राइवेट हॉस्पिटल सर्विस में आते हैं, प्राइवेट स्कूल सर्विस में आते हैं, प्रोफेशनल जैसे वकील हो गया, लॉयर हो गया, ये सब किस में आते हैं, सर्विस में आते हैं, एमबीए सर्विस में आता है, लगा लो महाकाल के नाम पे, देखो आप। तो कहीं ना कहीं गुरुजी क्या हुआ, इनकम हो, इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, ये सब के सब आपस में इंटर रिलेटेड होकर हमारे टर्शरी सेक्टर को बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि टर्शरी सेक्टर ने एग्रीकल्चर सेक्टर को सरपास यानी कि पीछे छोड़ दिया महाकाल के नाम पे, ठीक है ना। चलो जी, नाउ नेक्स्ट आप देखो, ये है जीडीपी बाय प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड क्या टर्शरी सेक्टर। ये कुछ डाटा दे रखा है मैं महाकाल के नाम पे, आपके यूज में भी दे रखा था, क्या बोलते हैं एनसीईआरटी में भी दे रखा था। तो मेरे भाई एनसीईआरटी में देखो 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 कि ये डाटा कितना चुन्नू सा है, ये है करोड़ों में, कितना करोड़ों में हमारी जो नेटवर्थ थी यानी कि जीडीपी जो थी ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ के आसपास की थी, मतलब अब थी, या फिर आप इसको बोल सकते हो 6-7 करोड़ मान सकते हो, 6 या 7 करोड़ के आसपास कहाँ थी ये, इसमें थी मेरे बेटे, हमारी ये 1973-74 में थी। लेकिन आप देखो ये वाला जो है प्राइमरी को दर्शा रहा है, ब्लू वाला, और ये जो रेडिश है, ये रेडिश है, पता नहीं क्या ऐसे बोल देंगे, हम लोग बोलेंगे महरून बोल सकते हैं, महरून। महिलाओं को ज्यादा मालूम होगा कलर कौन सा, तो ये महरून कलर हो गया, ये हमारा सेकेंडरी हो गया, और टर्शरी हमारा कौन सा, ग्रीन हो गया। अब आप देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर का रूल बहुत तगड़ा है, लेकिन अगर हम बात करें 13-14 के अंदर, 13-14 के अंदर कर्मकांड हुए बहुत सारे, लोगों ने सर इसमें भी ग्रो करी, लोगों ने इसमें भी ग्रो करी, लेकिन इन दोनों ने मिलकर सर किसकी ग्रोथ करवा दी, हमारे टर्शरी सेक्टर की ग्रो करा दी। और यही वजह कि आज हमारी जो जीडीपी करीबन 55 लाख क्या
करोड़ रुपए के आसपास की पहुंच चुकी है। जस्ट इमेजिन, समझे समझे। चलो जी, तो भाई साहब क्लियर हो गया। अब आगे देखो, ये हो गया तुलना। अब देखो यहाँ पे, अब शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी। अब देखो हम शेयर चेक करें, शेयर मतलब परसेंटेज चेक करेंगे कि किसका कितना परसेंटेज रहा है जीडीपी के अंदर। अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट लगा लो, यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट लगा लो सर जी, क्या एग्रीकल्चर उसका क्या है, मतलब सेम सेगमेंट चल रहा है, थोड़ा बस ये क्या थोड़ा ऊपर से चल रहा होगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें तो सर यहाँ पे देखो 13-14 में क्या हुआ सर जी, इसका शेयर यानी कि हमारे जो टर्शरी सेक्टर है इसका शेयर ज़्यादा बढ़ गया। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये तो ग्रोइंग हुआ, ये डाउन हो गया। परसेंटेज डाउन क्यों हो गया? परसेंटेज डाउन होने के पीछे रीजन भी है। आज की हमारी जो जनता है, चाहे गांव की जनता हो चाहे शहर की जनता हो, कोई भी बंदा एग्रीकल्चर में घुसना नहीं चाहता। गांव के किसान भी अपने बच्चों को पता क्या कर रहे हैं, बीटेक करवा रहे हैं, बीटेक करवा रहे हैं, ठीक है, नीट करवा रहे हैं, वो सोचते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए। और यही वजह है कि सर वो बंदे अब एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग करके कहाँ पे जा रहे हैं? जी हाँ, टर्शरी सेक्टर में जा रहे हैं। तो गुरुजी एक बात और, सब बंदे जब खेती छोड़ देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे? नहीं, भूखे नहीं मरोगे, भूखे नहीं मरोगे। पूछो क्यों? क्योंकि सर वो जो खेत है ना, अब मैं बताता हूँ, ये जो खेत है ना, ये पता है कौन एक्वायर कर रहे हैं? ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं इनको एक्वायर कर रही हैं। जी हाँ, जो एग्रो बेस एग्रीकल्चर बेस है उनको एक्वायर कर रही हैं, और अपने खुद के मजदूर उसमें लगा रही हैं। किसमें? वो भी दिहाड़ी मजदूर पे, या फिर पर डे, या फिर क्या मंथली बेसिस पे। तो एग्रीकल्चर ठप तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये नहीं बोल, यहाँ पर ये नहीं है कि जीडीपी जो है कम हो गई, मतलब एग्रीकल्चर ने प्रोडक्शन कम कर दिया। एग्रीकल्चर तो प्रोडक्शन पूरा कर रहा है, पर जीडीपी के अंदर जो रोल है उसका अब क्या हो गया? कम हो चुका है। भाई एक बताओ, प्रोडक्शन अगर कम कर देगा, सोचो जरा ध्यान से, अगर प्रोडक्शन कम कर देगा तो तुम भूखे नहीं मर जाओगे? ठीक है, ठीक है। तो तुलना में, परसेंटेज तुलना में हमारा टर्शरी सेक्टर बहुत आगे चल रहा है। ठीक है जी, चलिए ना नेक्स्ट अगले थोड़ा। अब शेयर ऑफ, अब एम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट समझो बड़े ध्यान से। ये देखो, ये बड़ी मेन चीज है। पहले के समय में 71% जो लोग थे किसमें थे? एग्रीकल्चर में थे। और 11% किस में थे? मैन्युफैक्चरिंग में थे। 18% किस में थे? टर्शरी में थे। लेकिन जब हम 17-18 की अगर हम बात करें, 17-18 में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है टर्शरी जो है ऑलमोस्ट धीरे धीरे क्या उसके बराबर आते जा रहा है, हमारे प्राइमरी के बराबर आते जा रहा है। क्यों? क्योंकि सर शिफ्टिंग हुई है। मैंने बताया नहीं आपको शिफ्टिंग कैसे हुई है, कि शिफ्टिंग हुई, देखो ये तो बढ़ गया और सर ये घट रहा है। पूछो क्या हुआ? इसके जो बंदे थे, इसके जो बंदे थे सर वो कहाँ चले गए? इसमें भी चले गए और इसमें भी चले गए। बल्कि यहाँ से यहाँ पर कोई नहीं आया, यहाँ से वहाँ पे चले गए। यही वजह है कि आज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबसे ज़्यादा किसमें हो रहा है? हमारे सेकंड से और क्या थर्ड से हो रहा है। और आने वाले समय में क्या होगा, ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है क्या होगा? और धीरे धीरे क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्यों भैया? ऑब्वियसली बात है, लोग बाग एजुकेशन की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। अब बंदा कोई एजुकेशन करके ये तो काम करेगा नहीं कि हाँ लो जी लो भैया हल चलाएगा। भैया ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे इंजीनियर देखे मैंने, क्या कर रखा है? बीटेक कर रखा है। बीटेक करके करोगे क्या करेंगे? कुछ ही नहीं करेंगे। चाहे भले घर पे खाली बैठ के प्राण दे देंगे, फांसी लगा लेंगे, पर काम नहीं करेंगे। क्यों काम नहीं करेंगे? क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है कि तुमने बेटा इंजीनियरिंग करी है, तुम इंजीनियर हो। इंजीनियर मतलब बहुत बड़ी पोस्ट है तुम्हारी, तुम भगवान से भी परे हो। और यही एटीट्यूड और घमंड की वजह से इनकी जिंदगी झंड हो जाती है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा डाटा का कहना है। मेरा तो कहना है कि बीटेक करो, नीट करो, जेई करो, सब कुछ करो। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट देखो। अब तुम कर रहे हो गुरुजी, तुम तो मोटिवेट भी कर रहे हो, डिमोटिवेट भी कर रहे हो। देखो भाई, टीचर का काम यही होता है, दोनों चीज़ करनी है। मेरे को आपको मोटिवेट भी करना है, डिमोटिवेट भी करना है। ठीक है, लेकिन एक बात सुनना ध्यान से, कि कोई भी चीज़ करो अच्छा करो, बस बढ़िया करो, है नहीं यार। चाहे आप कुछ भी फील्ड में जाओ, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, बट कोशिश ये करो कि बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करो। ठीक है जी, चलो ना नेक्स्ट। नेक्स्ट आगे कहता है, अब कहता है ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर। भाई ग्रोइंग इंपॉर्टेंस क्या भाई, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका मैथ क्या समझो। कह रहा इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल। कोई भी कंट्री हो सर, उसमें हॉस्पिटल हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, टेलीग्राफ ऑफिस हो, पुलिस स्टेशन हो, कोर्ट्स हो, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस हो, म्यूनसिपल यानी एमसीडी वगैरह हो, डिफेंस हो, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, सब कुछ चाहिए होती है। चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहिए नहीं चाहिए होती है। अगर हम बात करें द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर लीड टू डेवलपमेंट ऑफ क्या सच एज सर्विस। जितना हमारा एग्रीकल्चर बढ़ेगा, मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ग्रोइंग हो रहा, मान लो हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, अब माल बनेगा, जब माल बनेगा तो ट्रांसपोर्ट होगा, नहीं होगा? ट्रांसपोर्ट होगा, पैसा आएगा जाएगा, लेन देन किससे हो रहा है? बैंक के थ्रू हो रहा है। कम्युनिकेशन किससे हो रहा है? टेलीफोन से हो रहा है नहीं? रोड रोड चाहिए होंगे, है ना? तो इंडस्ट्री ऑब्वियसली रोड बनाएगी, और इंडस्ट्री वस्तु बना रही है, कैमरा बना रही है, टेलीफोन बना रही है, फ्रिज बना रही है, सब कुछ बना रही है। तो ये सब बिकेंगे नहीं बिकेंगी? आप सोचो, ये सब बेची जाएंगी। तो इन सबको बेचने के लिए मेरे बच्चे बोलो ध्यान से क्या करना पड़ेगा हमें, कि मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ ना किसी न किसी चीज़ का आपस में इंटरलेटेड है। देखो ये ना कि डेवलपमेंट किसका होगा बेटा? प्राइमरी सेकेंडरी विल बी क्या डिमांड फॉर क्या सर्विस। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी बढ़ते हैं तो किसकी डिमांड करेंगे वो? उन्हें सर्विस की डिमांड चाहिए होगी। बोलो हाँ। हाँ, अब आगे सुनो क्या कहता है। क्या एज द इनकम, सुनो, एज द इनकम लेवल राइज, जिस जिस जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, अभी अभी मैंने समझाया था, अभी मैंने समझाया था, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है गुरुजी क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, हमारी डिमांड बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, मान लो मैं ही हूँ,
मान लो मैं ही हूँ, मेरे पास क्या, मुझे मालूम है कि 50,000 रुपये महीने कमाना है, अचानक से मैंने 55 कमा लिए, तो उन 5,000 रुपये की मैं क्या करूँगा, अय्याशी कर लूँगा। और वैसी बात है, घूमूंगा फिरूंगा, ठीक है, पार्टी शार्टी करूंगा। तो भैया ये जो पैसा है पार्टी शार्टी में जब जाएगा तो कहाँ कहाँ जा सकता है, शॉपिंग में जा सकता है, टूरिज्म पे जा सकता है। क्या पता मैं उस हाई लेवल इनकम को या फिर बढ़ी हुई इनकम से अपने बच्चों के लिए या फिर अपने अपने लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराऊं। अभी तो मैं सरकारी या फिर खैराते हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, है नहीं है सर, प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में चला जाऊँ मैं एमबीए वगैरह करने के लिए। तो सर यही तो होता है कि ये जनरली कहाँ पाया जाता है, बड़ी सिटीज़ के अंदर पाया जाता है। गाँव के लोगों के पास अगर इनकम एक्स्ट्रा आ भी जाए ना, सर वो हवा जी नहीं करते हमारी तरफ, उस पैसे को बचाते हैं। शहर के लोगों में खास बात होती है, मैं आपको एक बात समझाता हूँ, बहुत ध्यान सुना। एक सर्वे हुआ था जिस सर्वे के अंदर ये बताया गया कि इंडिया में जितने भी एप्पल वाले फोन हैं, जितने भी आईफोन वाले बंदे हैं, 80% या 90% बंदों ने आईफोन फाइनेंस करवा रखा है। और उन 90% में से भी जो 60% या 70% लोग हैं वो गरीब जनता है, मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे लोग हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि आईफोन इज मतलब क्या बन चुका है हमारे लिए, एक लग्जरी आइटम बन चुका है, लग्जरी नहीं है। अब आज की डेट में आईफोन एक रिक्शे वाले के पास भी है, एक उसके पास भी है। इसलिए मैं आईफोन नहीं खरीदता, मैं तुम्हारा भाई एंड्रॉइड लेता। और जितने भी अमीर आदमी हैं उन सबके पास एंड्रॉइड है, हाँ ऑलमोस्ट लगा लो। ठीक है, चलो जी, अब सुनो। आप कहता है ओवर द पास्ट डिकेट्स, अब तो कुछ दशक बीत गए। सिंपल सी बात है कि लोगों ने आईटी सेक्टर को, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करा। और यही वजह है कि कोरोना काल आया। जब कोरोना आया, ठीक है, गो कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना गो, लोगों ने खूब नारे लगाए, ठीक है, तालियां बजाई, घंटे पीटे, बम फोड़े, दिए जलाए। हुआ कुछ भी नहीं उससे, हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूँ, हमारे माननीय श्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भैया घंटे बजाने हैं, ठीक है, दिवाली बनानी तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, लेकिन इस समय आईटी सेक्टर भी क्या हुआ, बना रहा, बचा रहा। उसके अंदर रिसेशन भी आया, कमी भी आई, डाउनफॉल आई, पर इतनी डाउनफॉल नहीं आई थी जितनी मतलब कि बाकी सेक्टर के अंदर आ गई थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसके अंदर भी डाउनफॉल आ चुका था, ठीक है, बाकी जो सेक्टर से उनके भी, इवन एग्रीकल्चर में धीरे धीरे थोड़ा बहुत डाउनफॉल आया। पर ये जो सेक्टर था आईटी सेक्टर के अंदर ना डाउनफॉल नहीं आया था, वो थोड़ा रिमेन कांस्टेंट था, क्योंकि सर उसका जो बेसिक था वो प्रोडक्ट के ऊपर नहीं था। अच्छा एक बात और थी, अब तुम कहो गुरुजी अगर आईटी सेक्टर प्रोडक्ट बेस नहीं था तो फिर वो कैसे बच गया, मैं बता दो कैसे बच गया। इनके पास इतना सरप्लस था कि आने वाले 6-7 महीने का बिजनेस आराम से चल जाता। और जबकि हमारे पास जो कोरोना काल लगा या फिर जो लॉकडाउन लगा वो 3 से 4 महीने के आसपास का लगा था, तो इन्होंने अपने आप को बहुत रिकवर कर लिया, जल्दी रिकवर कर लिया। परंतु बाकी जो सेक्टर है वो अभी तक अपने आप को रिकवर नहीं कर पाया। अच्छा एक बात और है, बहुत ध्यान सुनना। कोरोना काल आने के बाद ना सब लोगों के पास एक बहुत प्यारा एक्सक्यूज होता है कि सर काम धंधा तो बिल्कुल नहीं है। काम धंधा बहुत है, काम धंधा बहुत है, पर करने वाले की इच्छा हो। आज की डेट में लोग क्या कहते हैं कि सर जी हमारे पास ना, हमें 10,000 नहीं, हमें 10 लाख रुपए की पर मंथ इनकम चाहिए। कहता अच्छा जी क्यों चाहिए, क्या इतना स्किल है? जब इतना स्किल होगा ही नहीं तो आपको पेमेंट कैसे मिलेगा? तो आपको इतना अमाउंट के लिए क्या क्या होना पड़ेगा, स्किल होना लगेगा। ठीक है, चलिए। तो आपके पास समझाई। अच्छा मैंने एक बात बोली, ओवर द पास्ट डिकेट्स सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज, क्या, हाँ जी। तो आप देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर आया, कम्युनिकेशन सेक्टर आ गया। अब आज की डेट में देख लो आप लोग, आईटी सेक्टर दाड़ा दाड़ा चल रहा है, हम इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ से वहाँ करते रहते हैं, है नहीं है? तो एक नया सर्विस जुड़ गया, दैट इज कॉल्ड आईटी सेक्टर। आ गया नेक्स्ट। अब है जीडीपी, बहुत प्यारी चीज है जीडीपी, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी हाँ, सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में क्या कहना है गुरु जी? हिंदी में क्या है हम, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है भाई, क्या बात समझ में आ रही है सबको? सकल घरेलू उत्पाद सर जी क्या हुआ है? मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना, इसको मैं बहुत प्यार समझाना चाहूंगा कि किसी देश की सीमा के अंदर अंदर बनाए गए सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। अब तुम कहो गुरुजी हमें कैसे पता लगेगा कि कोई वस्तु अंतिम है या नहीं है ना, कोई वस्तु अंतिम है या नहीं है, हम कैसे पता लगा पाएंगे? आओ मेरे बच्चे, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे पता लगा पाएंगे, समझो। आज के लिए मेरे पास एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है महाकाल के नाम पे। जी हाँ, मान लो आपने गेहूं खरीदा, कितने रुपए का? 10 रुपए का गेहूं खरीदा। बड़े ध्यान सुनना, ये बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, एकदम चुन्नू सा एग्जाम्पल है। अगर ये भी समझ में ना आए तो जहर खा लेना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? ध्यान सुनना, 10 रुपए गेहूं खरीदा आपने, इससे क्या बनाया था जी? आटा बनाया। आप क्या बनाया आपने से? आटा, आटा बनाया। और ये आटा आपको कितने रुपए का पड़ गया? 15 रुपए का पड़ गया। फिर आपने इससे मैदा बनाई, और मैदे से आपने क्या बनाई? ब्रेड। क्या बनाई मेरे बच्चे? आपने ब्रेड बनाई। और इस ब्रेड की जो कॉस्ट है वो कितने रुपए हो गई सर जी? 20 रुपए। कितने का? 20 रुपए। ठीक है, मैं भी आपको इसमें देखो, इस एग्जाम्पल के अंदर जीडीपी नहीं बल्कि 2-3 चीजें आपको इकट्ठे एक बार समझ आएंगी, ठीक है?
ब्रेड, अब ब्रेड से आपने मेरे बच्चे आपने क्या बनाई बोलो? गुरुजी हमने ब्रेड से बनाया फिर ब्रेड पकौड़ा, क्या बनाया गुरुजी? जी हाँ, डेट इज कॉल्ड ब्रेड, ब्रेड पकौड़ा बनाया, ठीक है, ब्रेड पकौड़ा बनाया। और ये ब्रेड पकौड़े का प्राइस हमने कितना रखा? 25 रुपए। कितना रखा? 25 रुपए। एक बच्चा जो कैलविन में नहीं पढ़ता, एक ऐसा बच्चा जो कैलविन में नहीं पढ़ता है, उससे क्लास में टीचर ने पूछा, बताओ बेटा, बेटा टुन्नो और टुन्नो, टुन्नो मेरे बच्चे ये बता कि इसके अंदर कितना पैसा जो है आया है, इस ट्रांजेक्शन में कितना पैसा मतलब अर्न करा गया। तो टुन्नू कहता है गुरुजी 10 रुपए तो गेहूं के थे, 15 रुपए आटे के थे, 20 रुपए मैं ब्रेड के हो गए, 25 रुपए ब्रेड पकौड़ा हो गया। तो गुरुजी बैठ गया 40 और 20 60 और 10 70, कितना रुपीज? 70 रुपीज हमने कमाए टोटल। अब मास्टर जी कहते हैं टुन्नू मेरे बेटे, क्या तुम ट्यूशन पढ़ते हो? कह रहा हाँ पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ते हो? कह रहे जी दीदी और भैया के पास पढ़ता हूँ। तो मास्टर जी कहते हैं कैलविन में पढ़ते? कहता नहीं सर जी कैलविन में पढ़ता। तो बेटा कैलविन में पढ़ा करो, कैलविन में पढ़ा करो, जिंदगी संवर जाएगी। अगर तुम कैलविन में पढ़ते, पांडा सर के पास पढ़ते, तो तुम्हें ये गलत जवाब तुम नहीं देते। तुम जवाब क्या देते कि सर जवाब क्या होता? 25 रुपए। क्या होता बेटा? 25 रुपए जवाब होता आपका है। हाँ गुरु जी 25 रुपए होता। कैसे होता? एक बात सुनो, इस 25 रुपए के अंदर बड़े ध्यान सुनना, सर 20 रुपए की कॉस्ट भी शामिल है, 15 की कॉस्ट भी शामिल है और 10 रुपए की कॉस्ट भी शामिल है। तो उसने यही तो बोला अंतिम वस्तु। एक बताओ कस्टमर अंत में किस चीज को खा रहा है? ब्रेड पकौड़ा खा रहा है, तो हम सर ब्रेड पकौड़े की कॉस्ट को लेंगे। अगर अगर कस्टमर ब्रेड खा रहा है खाली, तो हम ब्रेड की कॉस्ट को लेंगे। अगर वो आटा पेल रहा है तो हम आटे की कॉस्ट को लेंगे, और गेहूं खा रहा है तो हम गेहूं की कॉस्ट को लेंगे। बात समझाई नहीं? तो कंज्यूमर जो अंत में, यानी कि कस्टमर जो लास्ट में क्या करता है, कंज्यूम करता है, वही हमारी क्या होती है? फाइनल गुड्स होती है, वही हमारी क्या होती है? फाइनल सर्विस होती है। और उसी के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं एज क्या? जीडीपी के अंदर। तो दैट इज कॉल्ड जीडीपी। तो हमारी जीडीपी कितने रुपए गई? 25 रुपए हो गई। अब गुरुजी मैंने 10 15 20 25 करा, गुरुजी ने क्या करा? 10 15 20 25 करा। तो एक बात बताओ सर, इसको हम क्या बोलेंगे? सर ये जो हमने गलती करी है सर, इसको हम बोलेंगे डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे बेटा? जी हाँ, दैट इज कॉल्ड क्या? डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। क्या मेरी बात क्लियर है नहीं है? दैट इज कॉल्ड क्या? डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। क्लियर है? जी हाँ। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या होती है, तो हम बताएंगे जब हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि मध्यवर्ती वस्तुओं के, सुनो बहुत ध्यान से, जब हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स मतलब मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को भी क्या करते हैं? जोड़ देते हैं किसके अंदर मेरे बच्चे? हमारे जीडीपी के अंदर। दैट इज कॉल्ड क्या? डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पे ये रहा, ये है ना, ये कि ये रहा ये प्रॉब्लम कब आती है? डबल काउंटिंग प्रॉब्लम कब आती है? जब नेशनल इनकम को, जब हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेशन करते हैं, और हम लोग सर क्या करते हैं? रॉ मटेरियल हो चाहे वो इंटरमीडिएट गुड्स हो, इनको भी हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो दैट दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड क्या बेटा? डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। क्लियर है? तो जीडीपी क्लियर हो गया। अच्छा जीडीपी के अंदर एक काम करो, अगर तुम जीडीपी के अंदर क्या जोड़ दोगे? दैट इज कॉल्ड नेट, नेट इनकम, नेट इनकम क्या? फ्रॉम अब्रॉड। जी हाँ, फ्रॉम क्या? अब्रॉड। इसको भी अगर आप जोड़ दोगे सर, इसको बोलते हैं नीफा। क्या बोलते हैं बेटा? नीफा। तो हमें मिल जाएगा जीएनपी। क्या मिल जाएगा बेटा? जीएनपी। क्लियर है? क्लियर? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, क्या मिल जाएगा बेटा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो एक बात आना ना कि विदेशों से प्राप्त जो आय होती है वो जीडीपी में नहीं जुड़ती है। विदेशों से आप आय जो प्राप्त आय होती है किसमें जुड़ती है? वो जीएनपी में जुड़ती है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नाउ नेक्स्ट, आगे सुनिए, आगे आओ। अब आता है यहाँ पे हमारे सामने दो तीन बातें और आई, छोटी छोटी सी, बहुत प्यारी प्यारी। गुरु जी का एक वर्ड आया हमारे सामने, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज क्या? अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर हिंदी में कहते हैं इसे छुपी हुई बेरोजगारी। क्या बोलते हैं हम? छुपी हुई बोलो, क्या बोलते हैं हम? बेरोजगारी क्या है? क्या कहते हैं? बेरोजगारी क्या है? ठीक है ना, छिपी हुई बेरोजगारी। अब गुरु जी छिपी हुई कैसी होती है? क्या किसी के घर में छुपी हुई होती है? अबे नहीं यार, किसी ये होती है हमारे यहाँ, जो हमें ये दिख रहा है कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, पर हमें ये नहीं दिख रहा है उसके अंदर कुछ लोग ऐसे लोग भी होते हैं जो फालतू के काम कर रहे हैं, या फिर बिना बात के काम कर रहे हैं। जैसे हमका इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो एग्रीकल्चर है। क्या बेटा? एग्रीकल्चर। पूछू कैसे? वो ऐसे है कि इसके अंदर मेरे बच्चे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक खेत है, उस खेत के अंदर मान लीजिए 8 बंदे लगते हैं, और 8 बंदे मिलकर उसके संग क्या करते हैं? 100 किलो गेहूं उगाते हैं। 100 किलो गेहूं उगाया, लेकिन अगली बार क्या हुआ कि उस 8 बंदे की जगह बंदे कितने रह गए? 6 रह गए। लेकिन इस बार भी अनाज की जो पैदावार कितनी हुई है? 100 kg हुई है। हाँ होता है, ऐसा होता है। तो सर वो 2 बंदे कैसे थे? फालतू के बंदे थे सर। इसको हम बोलेंगे छिपी हुई बेरोजगारी, यानी कि जरूरत से ज्यादा जब लोग एक ही काम में जरूरत से ज्यादा लोग क्या होते हैं? कार्यरत होते हैं, यानी कि वर्किंग होते हैं। तो वो जो फालतू लोग उसमें क्या है? वर्किंग है या फिर कार्यरत है। दैट इज कॉल्ड क्या? छिपी हुई बेरोजगारी। क्लियर है? क्लियर है? सिंपल है? हो गया क्लियर? चलो जी। अब एक बड़ा अंडर एम्प्लॉयमेंट।
सर ये सिचुएशन कब आती है, सुनो बहुत ध्यान से। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि दिस सिचुएशन ऑफ वेयर द पीपल आर पार्टली वर्किंग बट ऑल दैम आर मेड टू वर्क द लेस देन देयर पोटेंशियल। मान लो कोई इंसान है जो बहुत 8 घंटे काम कर सकता है, ठीक है, 8 घंटे काम कर सकता है, परंतु सर वो काम तो कर रहा है सिर्फ लेकिन केवल दिन के 6 घंटे काम कर पा रहा है, बाकी से 2 घंटे काम नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब फिर क्या, वो अब उसके अंदर पोटेंशियल कितने का, 8 घंटे काम करने का, लेकिन उसे क्या मिल रहा है, कम काम मिल रहा है। तो जो उसको 2 घंटे कम काम मिल रहा है, डेट इज कॉल्ड क्या मेरे बच्चे, जी हाँ, अंडर एम्प्लॉयमेंट। उसमें कहना है कि दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन द कॉन्ट्रैक्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब। जी हाँ, ये किन के साथ होता है, जिनके पास जॉब नहीं होती है, जिनके पास जॉब नहीं होती है। जहाँ मान लो कोई बंदा है, जैसे मान लो दिहाड़ी मजदूर ले लो, सफेदी वाले, मिस्त्री वाले, लेबर वाले, आप किसी किसी दिन तो काम करते हैं पूरे महीने महीने भर, कहीं तो पूरे पूरे महीने काम करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, कभी कभी पूरे पूरे महीने महीने भर बैठे रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सर हम इसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डन है ना। और यही को इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या है। ठीक है जी, ये तो अलग हो गया, ये तो इसमें नहीं है, चलो जी, इसमें नहीं है। हाँ अब आ जाओ, चलो जी, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ये बड़ी प्यारी चीज़ है भाई साहब। इसमें हम थोड़ा चीज़ों को बहुत डीपली पढ़ेंगे सर। इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग कैसे ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं क्या एम्प्लॉयमेंट को। सर हमारे पास आया शॉर्ट टर्म में, देखो शॉर्ट टर्म में हमारे पास मनरेगा आया, ठीक है। मनरेगा के फीचर के ध्यान सुनना, मनरेगा 2005 में लेके आए थे सर, जिसके अंदर हमारा था कि हम लोगों को रूरल एरिया में, सुनना बहुत ध्यान से, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। ये महात्मा गांधी का था, नेशनल रूलिंग एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो एक्ट था, ये आया था। इसको आप लोग इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, ठीक है ना, फुल फॉर्म भी याद कर लेना इसकी। ये भी मेरे बच्चे आ सकते हैं आपके पेपर पर, ठीक है ना, ये आपकी बुक में भी लिखी हुई है आराम से, ठीक है, घबराना मत, गुरुजी लिख दो लिख दो आराम से। फीचर ऑफ मनरेगा क्या था सर, फीचर ऑफ मनरेगा एक्चुअली ये था कि सबसे पहले बात 2005 में अप्लाई हुआ, और इसके अंदर इस बात की गारंटी देगी कि 100 दिन का हम लोग आपको क्या देंगे, गारंटेड रोजगार देंगे, गारंटेड रोजगार देंगे। मतलब ये रूरल यानी कि गरीब गांव में जो लोग जो बंदे काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर काम करने की इच्छा है, ठीक है, जिनके अंदर काम करने की इच्छा है परंतु उनको काम नहीं मिल पा रहा है, हम उन लोगों को इस बात की गारंटी देते हैं कि आप टेंशन मत लो, हम लोग आपको 100 दिन का रोजगार देंगे। और इन केस अगर किसी वजह से आपको 100 दिन का रोजगार नहीं मिल पाया, तो 100 दिन के रोजगार के बदले हम आपको क्या देंगे, 100 दिन का मेहनत भत्ता देंगे, यानी कि वेजेस देंगे, यानी कि एक्सपेंस देंगे, क्या भाई लो, ठीक है, ठीक है। ये सर क्या था, एम्प्लॉयमेंट जो होगा या तो उस गांव में होगा या फिर उस गांव के क्या आसपास होगा। मान लीजिए आप बिहार में रहते हो, बिहार में चंपारण में रहते हो, तो आपको तो चंपारण जिले में ही क्या मिल जाएगा, कोई ना कोई काम मिल जाएगा, रोजगार। लेकिन अगर मान लीजिए आपको चंपारण गांव में काम नहीं है, तो आपको उसको उस गांव के आसपास के इलाके में कोई काम दिलवा दिया जाएगा 100 दिनों के लिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर 100 दिन के लिए रोजगार नहीं मिल पाता, ये केस स्टडी का क्वेश्चन भी है, अगर 100 दिन के लिए रोजगार नहीं मिल पाता मेरे भाई, तो आप लोग क्या करोगे गुरुजी, आप लोग एक काम करोगे, उनको 100 दिन का क्या दोगे, भत्ता, यानी कि वेजेस दोगे, मजदूरी दोगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, ये था मनरेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा और एक बात सुनना, इसमें एक बात करी गई, इसमें एक बात ये भी कहेगी कि जितना भी रोजगार है वो सारा का सारा पुरुषों को नहीं मिलेगा, इसमें से 1/3 है वो किसके लिए हम लोग रिजर्व करके रखेंगे, महिलाओं के लिए, ठीक है। मान लीजिए हमें जरूरत है 100 एम्प्लॉयज़ की, हमें 100 एम्प्लॉयज़ की जरूरत है, तो इसमें इसमें से जो 1/3 यानी कि जो 33 क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए, ध्यान रखना। भले ही हमें 33, मान लीजिए 33 महिलाएं नहीं आई, मान लीजिए 33 महिलाएं काम करने नहीं आई, तो सर जी उन 33 महिलाओं के मजदूर पैसे को क्या होगा, ये उन महिलाओं को दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को, पुरुषों को नहीं रखेंगे हम, ना पुरुषों को कार्यरत रखेंगे, हम उन महिलाओं को पैसा देंगे जो काम करने नहीं आ पाई हैं, उनके बजाय हम किसी और को दे देंगे, ठीक है। अब ये तो हुआ हमारा शॉर्ट टर्म में होगा मनरेगा। फुल टर्म में अगर बात, उसे लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें, तो हम लोग सर लोगों को क्या देंगे, इसमें हम एग्रीकल्चर फैसिलिटी देंगे, बढ़िया से बढ़िया एग्रीकल्चर काम करने के तरीके, न्यू टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, काम करने के नई मशीनें, है नहीं, लोगों को हम ये देंगे कि किस प्रकार से सर वो क्या कर सके, चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट, यानी कि छोटे से जो लोन ले रहे हैं, सुनो बहुत ध्यान से, जो लोन ले रहे हैं उस लोन को हम लोग क्या करेंगे, चीप से चीप रेट पे, यानी कम से कम रेट पे प्रोवाइड कराएंगे, ताकि वो लोग अपने काम को आसानी से कर सकें। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है किसान के लिए, जो लोन मिल रहा है उन्हें क्या मिल रहा है, महंगा मिल रहा है। इसीलिए हमने एक नाबार्ड की स्थापना भी की थी, ये भी नहीं आएगा नाबार्ड की स्थापना भी की थी, ठीक है ना, नाबार्ड की। सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज इन द सेमी रूरल, जो कस्बे हैं, सेमी रूरल का मतलब क्या हो गया, कस्बे छोटे मोटे, यानी कि जो गांव से थोड़ा ऊपर हैं, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज वगैरह लगाएंगे, ताकि वहाँ के जो लोग हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं सर, वो लोग क्या इंडस्ट्री में आके काम कर सके, उनको रोजगार मिल सके, जो लोग किसानी या फिर खेती नहीं करना चाहते, या फिर जिनके पास जमीनें नहीं है क्या खेती करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट क्या है, हम लोग स्कूल और कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा खोलेंगे, है नहीं, हम साथ साथ को लिखना है बाय ओपनिंग द मोर हॉस्पिटल, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या ओपन करेंगे, लॉन्ग टर्म में हॉस्पिटल खोलेंगे, ताकि उन्हें मेडिकल फैसिलिटी अच्छी मिल सके। तो ये हमारे क्या हुआ, लॉन्ग टर्म में हुआ।
चलो जी आ गया नेक्स्ट अब ये रहा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट क्या गारंटी एक्ट क्या 2005 मनरेगा, ठीक है जी। तो उसमें हमने बताया कि 100 डेज का क्या मिलेगा, मिलेगा रोजगार। और अगर मेरे बच्चों इसमें हम लोग 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाए तो हम लोग क्या देंगे, 100 डेज का हम क्या देंगे, वेजेस पे करेंगे, ठीक है जी। ध्यान रखना दैट इज कॉल्ड महात्मा गांधी, जी हाँ, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना भैया, पेपर में आती है। आ जाओ नेक्स्ट सेक्टर्स। अब देखो सेक्टर, अब कुछ सेक्टर को हमने इंडियन इकोनॉमी को कुछ सेक्टर में बांटा, ठीक है। हमने कुछ इंडियन इकोनॉमी को सेक्टर बांटा, ध्यान से हो, ध्यान सुनना कैसे बांटा हमने। देयर आर द अदर वेज ऑफ द क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, कुछ और तरीके भी हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को बांटने के। सर पहला है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा कौन सा है, सॉरी प्राइवेट सेक्टर क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर। साथ साथ इसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कह सकते हैं और क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कह सकते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फर्क क्या होता है, मैं आपको पहले थोड़ा नॉर्मल ओवरव्यू दे दूं। जैसे मान लो किसी बंदे के पास जॉब की गारंटी है, जॉब फिक्स है, काम करने का जॉब मिलेगा, प्रॉपर सैलरी मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, अगर वो छुट्टी करता भी तो उस छुट्टी के लिए उसे पैसा ही मिले दिया जाएगा। जैसे होता नहीं होता महीने में संडे के अलावा 2 कैजुअल छुट्टी भी दी जाती है। अगर मान लीजिए वो उन कैजुअल छुट्टी के अंदर भी काम करता है तो जब वो रिटायरमेंट लेगा तो उन कैजुअल छुट्टी का उसे पैसा बढ़ा कर दिया जाएगा, ठीक है। नहीं है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है सर, काम फिक्स नहीं होता, दिन फिक्स नहीं होते, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मेहनत मजदूरी बहुत करते हो परंतु आपको उतना पेमेंट नहीं मिल पाता है, ये भी इसके अंदर होता है। तो ये सब चीज़ें क्या इसमें इंक्लूड है, नहीं है, ना सुनना। अब आगे सुनो क्या कहता है। आप देखो पब्लिक सेक्टर की हम बात करते हैं सर, पब्लिक सेक्टर बहुत सिंपल है, हमने समझाया क्या गुरुजी, गवर्नमेंट ओनरशिप ऑन असेट्स, हाँ जी सीधी सी बात है। गवर्नमेंटशिप इसमें क्या होती है, गवर्नमेंट जो होती है, जो संपत्ति किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है, इसमें जॉब सिक्योरिटी मिलती है। ऑल द सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, चाहे वो आपकी बाइक हो, कार हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, लैपटॉप हो, गार्डनर हो, कुक हो, सब कुछ कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट तो फ्लैट भी देती है, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बड़े बड़े। अब जैसे राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति भवन में कौन रह रहा है, राष्ट्रपति रह रहा है, प्राइम मिनिस्टर अलग रह रहा है, मुख्यमंत्री अलग रह रहा है। यही तो फायदा है। हालांकि आप राजनीति में घुस जाओ, आप किसमें घुस जाओ, राजनीति में घुस जाओ, आपको कुछ ना कुछ प्रोक्यूजर तो मिलेंगे, आपकी जिंदगी मजे मजे बल्ले ही बल्ले हो गए आपकी जिंदगी में, ध्यान रखो, है नहीं, ध्यान रखना। ये हो गया। अच्छा आपको पेड लीव मिलेंगी, पेड लीव का मतलब क्या हो गया, अगर आप छुट्टी, पेड लीव का मतलब है कि आपको 2 छुट्टियां मिलेंगी महीने में, और आप उन 2 छुट्टियों के लिए उन 2 छुट्टियों का पैसा आपकी सैलरी में से नहीं कटेगा, दैट इज कॉल्ड पेड लीव। यानी कि पेड लीव का मतलब क्या, हम आपको छुट्टी तो दे रहे हैं, चाहे तो आप छुट्टी लें ना लें ये आपकी मर्जी है, परंतु इसका पैसा आपको दिया जाएगा। और अगर आपने छुट्टियां नहीं ली हैं तो सर इनका जो अमाउंट है वो हम आपको बढ़ा कर देंगे आने वाले समय में, जब आप लोग क्या जाओगे, रिटायरमेंट ले लोगे। क्या ले लोगे बेटा, रिटायरमेंट ले लोगे, तब ये आपको क्या होगा, एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, जी हाँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स रेलवेज, जो भी हो फलाना दिमाग, ये तो फालतू सबको वही है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर, ठीक है। अब आ जाओ प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें, तो प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा समस्या बड़ी बहुत सारी होती है। सब चीज़ें किसके हाथ में होंगी, या तो किसी इंडिविजुअल के हाथ में होंगी, फिर क्या प्राइवेट ओनरशिप के हाथों में होंगी। प्राइवेट ओनरशिप के हाथों में है तो ऑब्वियस सी बात है कि बंदे को सिर्फ एक ही चीज़ से मोटिवेट कर सकते हैं, क्या, पैसा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया टिस्को का, ठीक है, टिस्को का एग्जाम्पल दिया रखा है। आप लो टाटा इंडस्ट्री ले लो, रिलायंस इंडस्ट्री ले लो, उनका ले लो, ठीक है। तो भाई अगर हम इसकी बात करें तो इनकी जो कंपनी है इसकी ओनरशिप किसके पास होगी, टिस्को के पास होगी। यहाँ पर लोगों को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा किससे मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई जितना ज़्यादा काम करोगे आपको बोनस अच्छा मिलेगा, आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, वो सब चीज़ें हम आपको इसमें देंगे। साथ साथ में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, क्यों, अगर काम करोगे तो मिलेगा, काम नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा पंगा है। आदमी की उम्र उसका सबसे बड़ा दुश्मन होती है, धीरे धीरे जैसे आपकी उम्र डाउन होगी तो आपकी जॉब सिक्योरिटी इतनी कम होती चली जाएगी। साथ ही साथ ऑल द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन बाय द इंडिविजुअल और क्या कंपनी, जी हाँ, यहाँ पे कोई भी सर्विस होती है, पहली बात तो कंपनी सर्विस देती नहीं, कंपनी बड़ी बदमाश होती है, कंपनी इतनी बदमाश होती है अपने एम्प्लॉय का खून चूस लेती है। उसके बाद में कहती है क्या, कि भाई साहब मजा नहीं आया, भाई साहब मजा नहीं आया, आपके खून में वो मजा नहीं आया, कुछ फिर तो दूसरे कर्मचारी को पकड़ती है, फिर उसका खून चूसती है, फिर कहती है यार तुम्हारे में मजा नहीं आया। तो ये कंपनी का एक प्रोसेस होता है जो हर एक कंपनी करती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सीन क्या होता है, कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी होती है कि जनरली तो पेड लीव्स होती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट कंपनी आपको 2 छुट्टियां दे रही है, ऐसा नहीं है कि 2 कंपनी आपको जो गवर्नमेंट कंपनी आपको छुट्टी दे रही है सिर्फ वही आपको पेड लीव दे रही है, प्राइवेट कंपनीज भी आपको पेड लीव देती हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो नहीं भी देती हैं, अपनी अपनी सबकी अलग पॉलिसी होती है, और इस पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट इनके ऊपर वो नहीं लगा सकती, क्या बोलते हैं, पुश नहीं कर सकती कि हाँ भाई नहीं दो मत दो, ठीक है जी। अच्छा एक बात और है, क्या प्राइवेट में ओवर टाइम का पैसा मिलता है,
ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट में नहीं मिलता, ध्यान रखना इस बात को। चलो जी, अब है ऑर्गेनाइज सेक्टर। सर ऑर्गेनाइज सेक्टर देखो होता क्या, सर एग्जांपल लेंगे हम बैंकिंग का, जैसे बैंकिंग को बोलते हैं तो सर ऑब्वियस बात है वहाँ के जो बंदे होंगे, ठीक है, उन्हें अच्छा क्या मिलना चाहिए, बेहतरीन क्या मिलना चाहिए, वेजेस मिलना चाहिए। भाई बैंकिंग की जॉब सबसे बढ़िया जॉब है, पूछो क्यों? भाई बाबूजी बनो, एसी में बैठो, सैलरी फिक्स मिलेगी, बढ़िया सैलरी मिलेगी, वर्किंग के जो घंटे होंगे फिक्स होंगे, आपकी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट होगा, आपकी जॉब कोई नहीं खींचेगा। और जितने भी आपके पास स्कीम आएंगी, जितने भी क्या होंगे बेटा आपके पास स्कीम आएंगी, उन सबका आप लाभ उठाओगे, जैसे ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, फलाना फंड, दिमागा फंड, सबका। और साथ साथ उनकी जो कंडीशन होगी बेटर वर्किंग कंडीशन। बेटर वर्किंग कंडीशन मतलब ये है कि आपको एक बेटर इन्वायरमेंट मिलेगा। आपने देखा ना एसबीआई में लोग क्यों जाते हैं, एसबीआई ले लो, आरबीआई ले लो, कुछ भी ले लो, कोई सा बैंक ले लो यार, सब में चिल्डे से लगे हुए हैं, बाबूजी बन के बैठे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस है नहीं है। इसीलिए लोग बाग बैंक की जॉब लेते हैं, आरामदायक काम है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या हुआ, वर्किंग आवर फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। और एक बात है ना, ये काम किस में आएगा सर, ये आपका काम किस में आएगा मेरे बच्चे, आपका काम आएगा उसमें क्या बोलते हैं अपना, जब आप केस स्टडी वगैरह पढ़ोगे तब उसमें काम आएगा। ये आपके केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ये आएगा इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट फॉर, मेरे बच्चे बोलो क्या यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड केस, जी हाँ स्टडी, ठीक है। ये केस स्टडी के यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ठीक है। चलिए अब आगे देखो नेक्स्ट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। गुरुजी अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैसा होता है? भाई साहब सबसे खास बात, जैसे मान लो हम हॉकर्स को ले, पैडलर्स को ले लेते हैं, जो बेचारे हमारे दिहाड़ी मजदूर, हम उनकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा गुरुजी, लो वेजेस रहेगा, मतलब अब वैसी बात है यार, कोई 700 रुपये में कर रहा है, कोई 600 रुपये में कर रहा है। वर्किंग के जो आवर्स तो फिक्स नहीं होते, कभी 10 घंटे काम करना पड़ता है, कभी 12 घंटे काम करना पड़ता है। पहली बात तो इसमें खास बात तो ये कि इसमें एम्प्लॉयमेंट की कोई गारंटी नहीं होती, कभी भी आपके पीछे लात मार के कंपनी आपको निकाल सकती है। कंपनी बड़ी बदमाश होती है, वो आपको पीछे लात मार के कभी निकाल देगी, बस फिर क्या देगी, हाँ मजा नहीं आ रहा तुम्हारे से। और इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, पूछो क्या, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? ऑब्वियस बात है, उनका काम ही यही है। अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि आपके पास आज तो काम है परंतु काम कल काम नहीं है, असंगठित, मतलब कि प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है काम का, ठीक है ना। साथ साथ कंडीशन अच्छी नहीं होंगी, पूछो क्यों? क्या पता आपको दिन दहाड़े धूप के अंदर काम करना पड़ रहा है, मसाला फेंकना पड़ रहा है, ईंटें उठानी पड़ रही है नहीं है? तो कंडीशन जो वर्किंग कंडीशन होती है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती, दैट इज कॉल्ड क्या, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्लियर है भाई, क्लियर है? बताओ बताओ, क्या क्लियर है? महाकाल के नाम पे बोलिए, महाकाल के नाम पे बोलिए। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता बहुत छोटा सा कि हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो जी ऑब्वियस सी बात है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लोग वाग शोषण करते हैं गरीबों का, मतलब बेचारों गरीब लोगों का। तो हम वो कौन से रास्ते हैं जिनसे हम इन लोगों को बचा भी सकते हैं, ये भी बहुत प्यारा पॉइंट है। कैसे? द फॉलोइंग, ये आपके लिए क्वेश्चन के हिसाब से ले लो, या फिर मेरे बच्चे किसी और चीज के हिसाब से ले लो। यार एसी ना बहुत चिल्ड हो रहा है, एसी बहुत चिल्ड हो रहा है, जो चल रहा भाई, कमाल है यार। चलो देखो ध्यान से, हाँ अब चल गया, 20 पूरा है ए भाई साहब। हाँ जी अब देखो क्या कहता है गुरु जी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या कहता है, द फॉलोइंग आर द वे इन विच द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैन बी प्रोटेक्टेड। ये कुछ वेज हैं, कुछ रास्ते हैं जिनमें हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बेटा उन लोगों को बचा सकते हैं। जैसे मिनिमम वर्किंग आवर्स, भाई तो गवर्नमेंट के अगर उनके लिए गवर्नमेंट लेके आई है बकायदा कि मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट वगैरह लेके आई है, लेबर एक्ट, लेबर लॉ सब कुछ लेके आई है, जिसके तहत उन्होंने ये फिक्स कर दिया है कि मिनिमम वर्किंग आवर्स कितने रहेंगे। अगर इन मिनिमम वर्किंग आवर्स के साथ, ठीक है, अगर कोई बंदा ज्यादा काम करता है, ठीक है, सॉरी मिनिमम नहीं मतलब मैक्सिमम कुछ था, आई थिंक मैक्सिमम वर्किंग आवर्स 8 आवर का रहता है। कितना रहता है? 8 आवर का रहता है कंट्रीब्यूशन। अगर 8 घंटे से ज्यादा कोई बंदा काम करता है तो उसको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बोलो गुरु जी? उसको मिलेगा ओवर टाइम, ठीक है। टू हेल्प द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, जो लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं, जैसे दुकानदार हो गए, कुछ भी हो गया है ना, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड द लोन्स। जी हाँ, अभी अभी गवर्नमेंट ने थोड़े समय पहले फुटपाथ वालों के लिए 20-20 हज़ार रुपए का लोन निकाला था। तो बहुत सारे भूखे नंगे ऐसे लोग थे जिन्होंने हाल अप्लाई कर दिया। अब 20 हज़ार रुपए का लोन मिल रहा है, 20 हज़ार से लेके 2 लाख तक का लोन था उसमें, बल्कि 2 लाख नहीं बल्कि 20 लाख तक का लोन था। लेकिन पटरी और फेरी वालों को लेता, और ये डिपेंड करता है कि उनका काम किस तरह का, क्या वो इस कंडीशन में है कि वो पैसा दे पाए नहीं दे पाए, ठीक है नहीं। बेसिक सर्विस सच एज एजुकेशन, हेल्थ एंड क्या फूड शुड बी टेकन केयर ऑफ बाय द क्या गवर्नमेंट। जी हाँ, और जिनकी बेसिक सर्विस है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे उनकी हेल्थ हो, किनकी, मजदूरों की, ये सर कौन देखेगी? गवर्नमेंट देखेगी कि हाँ जहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर चल रहा है, जहाँ पर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, जहाँ पे बहुत सारी क्या बिल्डिंगें बननी है, चाहे मेट्रो हो, चाहे कोई पिलर हो। अब जैसे दिल्ली के अंदर वो बना है, क्या बोलते हैं अपना, दिल्ली सहारनपुर हाईवे बना है,
इतना लंबा फ्लाईओवर पे हाईवे बनाया हुआ है। अब उसके लिए वहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ का, उनकी फैसिलिटी का, उनकी जो बच्चों की एजुकेशन का, पढ़ाई का, सब कुछ कौन देख रही है? गवर्नमेंट देख रही है। यानी कि हमारे श्रीमान नितिन गडकरी इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, है नहीं है? चलो जी नेक्स्ट। अब आओ, सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू, लो जी लो, किस चीज़ की जरूरत है? गवर्नमेंट रेजेस, अब गवर्नमेंट से मतलब किस किस चीज़ की जरूरत है? गवर्नमेंट रेजेस द मनी थ्रू द क्या? टैक्सेस। गवर्नमेंट को इस काम में एक काम करना चाहिए। गवर्नमेंट कहाँ से रेज करती है पैसा? जी थ्रू द टैक्सेस एंड द अदर वे टू मीट द एक्सपेंस ऑन इट द सर्विस रेंडर्ड। गवर्नमेंट जो है अपनी सर्विस जो लोगों को प्रोवाइड करती है, चाहे वो हेल्थ की हो, हॉस्पिटल की हो, फ्री एजुकेशन हो, फ्री बिजली, फ्री पानी, सर इस सब का वो निचोड़ किससे लेती है? टैक्सेस से लेती है, ताकि वो आपको सर्विस दे सके। जी हाँ, गवर्नमेंट ये करती है। अब केजरीवाल ने दिल्ली में अगर का पानी फ्री कर रखा है, केजरीवाल ने दिल्ली में पानी फ्री कर रखा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो पानी का पैसा अपनी जेब से भरता है। भाई साहब वो टैक्स के जरिए, वो किसी न किसी रूप में टैक्स के जरिए आपसे क्या करता है? वसूल लेता है ना? गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक हैवी स्पेंडिंग सच एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। देखो गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े काम करती है, रोड बना रही है, रेलवे, ब्रिजेस, ठीक है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, पावर, इरिगेशन, लोन हो गया, डैम्स हो गया, सब कुछ बना रही है। अब ये फैसिलिटी वो कैसे कर पा रही है? इसी वजह से तो कर पा रही है, उसके बाद टैक्सेस आ रहे हैं, और उन्हीं टैक्सेस थ्रू क्या कर रही है वो? इन सबको बनाती है। जब ये बनते हैं तो उनके पास क्या आता है? एम्प्लॉयमेंट आता है। देर आर सम एक्टिविटी विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट टू इनकरेज द क्या, प्राइवेट सेक्टर टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। जी हाँ, कुछ और एक्टिविटी भी ऐसी हैं जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करती है कि तू बाबू काम कर, बेटे बेटे मेरे बच्चे काम कर, तू काम कर, इनकरेज कर। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट कहती है कि भाई काम करो। अब गवर्नमेंट मान लो रोड बना रही है, अब गवर्नमेंट ने था, गवर्नमेंट ने खुद रोड बनाना बंद कर दिया। गवर्नमेंट कोई भी काम खुद नहीं करती, गवर्नमेंट सिर्फ प्लान पास करती है, बजट पास करती है। अब जो जितने भी नितिन गडकरी ने क्या काम करा, जो फ्लाईओवर बनवाया, उसका जो पैसा है, उसका जो मेरे भाई पैसा है, सीधी बात है, उसने कोई भी एम्प्लॉयमेंट, कोई भी बंदा, कोई भी बुलडोजर, सरिया, सीमेंट, कुछ भी गवर्नमेंट का नहीं उसमें। उसने सिर्फ ठेका दे दिया, भाई मुझे इतने बजट में ये काम करवाना है, बात खत्म हो गई। और साथ ही साथ अलग अलग जगहों के लिए ना अलग अलग ठेकेदार लगा दिए। मतलब ये कि ये फ्लाईओवर जो है ना, वो पूरा पूरा किसी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को नहीं है, अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनी, दिल्ली में अलग है, यूपी में अलग है, यूपी के 50 किलोमीटर बाद का हिस्सा किसी और के हाथों में अलग अलग है, ये सोचो आप। लेकिन सबके पास मटेरियल, कंक्रीट, सरिया, ये सब कुछ का एक ही क्वालिटी का रखवाया उन्होंने। ये उसने दिमाग चला दिया, लगा लो, जस्ट इमेजिन। वो कहेंगे भाई हाँ लो जी लो, अब आगे देखो। गवर्नमेंट आल्सो नीड टू पे द अटेंशन टू एक्सपेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। उन्हें इस बात की भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोग बेटा काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा पानी है कि नहीं है, क्या उनके बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन है कि नहीं है, क्या उनके लिए अच्छी फैसिलिटी है कि नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी। कल को भगवान ना करे काम करते करते कुछ हो जाए तो क्या वो बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। ये सब कुछ वो अश्योरिटी करवाती है। इसी वजह से क्या होता है, जब कभी भी कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो उसके आसपास इस बात की श्योरिटी जरूर रखी जाती है कि हॉस्पिटल है या नहीं है। अगर नहीं है तो मेडिकल फैसिलिटी ऑलमोस्ट क्या रहती है वहाँ पे? अवेलेबल करवाई जाती है बकायदा। कुछ कुछ जगह तो एम्बुलेंस ऑलमोस्ट खड़ी रहती है, लगा लो। हाँ चलो जी नेक्स्ट। अब आइए, अब हम लोग कुछ बात करें, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन को डिस्कस करना बहुत जरूरी है, महाकाल के नाम पे अगर डिस्कस नहीं करोगे तो जिंदगी क्या हो जाएगी? हम्म, खराब हो जाएगी। चलो जी आ जाओ, ध्यान सुनो। क्या था मेरे बच्चे? पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन रीजन फॉर द राइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द टेरिटरी सेक्टर इन इंडिया। भाई रीजन क्या है इसके पीछे यार? अभी अभी हमने पढ़ा था, मैंने आपसे क्या बोला, वन शॉट पढ़ोगे तो वन शॉट में फायदा ही होगा कि चीज़ों को बहुत सिंक्रोनाइज तरीके से बहुत जल्दी से पढ़ पाओगे, साथ ही साथ आप क्या करोगे, चीज़ों को रिलेट भी कर पाओगे। अब यहाँ पर हमारे से पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया कि ये वो वजह क्या है, कि वो वजह क्या है मेरे बच्चे कि हमारा जो टर्शरी सेक्टर है उतना बढ़ गया। ऑब्वियस सी बात है गुरुजी, आपने बताया था कि एग्रीकल्चर बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा, और कहीं ना कहीं सर क्या कर रहे हैं? बाय बैकएंड पे क्या कर रहे हैं? सपोर्ट किसको कर रहे हैं? हमारे टर्शरी सेक्टर कर रहे हैं। बड़े ध्यान सुनना क्या कहता है भाई। पहला क्या, ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी, जितना प्राइमरी में डेवलपमेंट होगा जितना सेकेंडरी में डेवलपमेंट होगा, सुनना मेरी बात को ध्यान से, जितना प्राइमरी में होगा जितना सेकेंडरी में होगा मेरे बच्चे, उतना ही सर किस में होगा? सर्विस में होगा। क्योंकि सर ये दोनों को चलाने के लिए क्या चाहिए? सर्विस सेक्टर चाहिए, नहीं चाहिए? इन दोनों को चलाने के लिए क्या चाहिए? सर्विस सेक्टर चाहिए भाई। तो वही वजह है कि दोनों के डेवलपमेंट से ज्यादा डेवलपमेंट यानी कि डबल यानी कि ट्रिपल डेवलपमेंट मान लो, सर्विस सेक्टर अपना खुद का डेवलपमेंट कर रहा है, एक तो ये एग्रीकल्चर ने उससे डिमांड करी, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड कर रहा है, तीसरी अब ये क्या हुआ सर जी? यही तो हुआ। ट्रांसपोर्ट मान लो, ट्रांसपोर्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग वाला सामान तो बना रहा है, माल कैसे यहाँ से हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट से। कम्युनिकेशन किससे होगा? उससे ही होगा। और एग्रीकल्चर वाला गेहूँ उगा रहा है, गेहूँ किससे जाएगा? ट्रांसपोर्ट से। किसको बेचना किससे बताएगा? टेलीफोन से। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर हो मेरे बच्चे, चाहे का हमारा हो, ये हो, सब चीज़ है किससे होती है? रेगुलेट हो दो सर्विस से।
उन्होंने यहाँ बताया कि टर्शरी सेक्टर हैज द बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया बिकॉज वेरियस काइंड ऑफ द सर्विस सच एज द हॉस्पिटल। जी हाँ, आज की डेट में ये जो सर्विसेज है, हॉस्पिटल, एजुकेशनल, पुलिस स्टेशन हो गया, कोर्ट्स हो गए, सब के सब जितनी भी हैं, इस सब किसमें भरी पड़ी है, इसी में भरी पड़ी है। और आज की डेट में आप देख लो, कोचिंग सेंटर तो भर के है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, कुछ ना बन पाओ तो क्या बन जाना, टीचर बन जाना। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई होता है। आप लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में आ रहे हैं, इंश्योरेंस बेच रहे हैं, तो देखो यही तो वजह है कि पहले इन सब चीज़ों को लोग बहुत हल्के में लेते थे, और ये लगातार जो कंपनियां हैं आज बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। और जितनी भी स्टेट हैं, ऐसा नहीं केवल दिल्ली में ही चल रहा काम, ऐसा नहीं सिर्फ दिल्ली में चल रहा काम, ये काम ऑल ओवर द इंडिया चल रहा है। हर एक स्टेट में काम चल रहा है, जितनी भी स्टेट्स हैं सबके अंदर क्या ये चीज़ें चालू हैं। तो यही वजह है कि सारी स्टेट्स, अगर 28 स्टेट है तो 28 स्टेट के अंदर लगा लो हर प्रकार की कंपनी और हर प्रकार की 10-10 कंपनी है। और यही वजह है कि 10-10 कंपनी लग रही हैं, और यही वजह है कि टर्शियरी सेक्टर इतना उठ रहा है। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। ठीक है नहीं क्या, चलो जी। इवन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्या बच्चे, सर्विस। जी हाँ, अगर एग्रीकल्चर भी डेवलप करता है, ठीक है, और इंडस्ट्री भी डेवलप करती है, तो फिर भैया ऑब्वियसली तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट भी डेवलप होगा, स्टोरेज चाहिए, गोडाउन चाहिए, सब कुछ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जाना कि टर्शियरी सेक्टर के बढ़ने के पीछे क्या है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर भी क्या है, कहीं ना कहीं हाँ जिम्मेदार है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। विद द राइज इन इनकम, ये तो हमने पढ़ा है, लोगों की जब आय बढ़ती है, जब लोगों की आय बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है सर, वो अपनी बेसिक नीड के अलावा फिर कुछ और भी नीड चाहिए होता है। जैसे उसको क्या क्या चाहिए, रेस्टोरेंट में घूमना है, टूरिज्म जाना है ना, मॉल में शॉपिंग करनी है, अपने बाबू सोना को आइसक्रीम खिलानी है। तो यही तो होता है कि जितनी उसकी इनकम बढ़ती आ रही है तो बाकी चीज़ों की डिमांड भी ऑटोमेटिक बढ़ती आ रही है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, हमने एक चीज़ और पढ़ी, हमारा एक नया एरा, एक नई चीज़ ऐड हुई है सर्विस में, डेट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन एंड क्या, टेक्नोलॉजी सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है जी, ना इससे क्या हुआ है, इससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। आज की डेट में मैं कहता हूँ रिसेशन तो कभी आता नहीं है, इसमें रिसेशन तो कभी आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भैया लॉजिक ही इसके पीछे यही है, लगा लो आप। ठीक है, चलो जी आगे आओ नेक्स्ट। द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू एग्रीकल्चर, सपोर्ट द स्टेटमेंट। सर अंडर एम्प्लॉयड सिर्फ और सिर्फ क्या एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से ही क्या छुपी बेरोजगारी है, यही वजह की एग्रीकल्चर के अंदर छुपी बेरोजगारी है। क्या एग्रीकल्चर इस चीज के लिए जिम्मेदार है, क्या एग्रीकल्चर की वजह से छुपी बेरोजगारी हो रही है, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बताओ क्या सही है। जैसे लोग बाग बोलते नहीं है कि सर जी गांव, अब किसान जो है, सुनो, किसान गया खेतों में गया, अब सुबह सुबह गया 2 घंटे काम करके आ गया, अब पूरे दिन 10 घंटे घर में पड़ा होकर सो रहा है, तो भैया ये भी तो एक तरह का अंडर एम्प्लॉयमेंट हुआ, हो नहीं हुआ। तो क्या इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या एग्रीकल्चर ही जिम्मेदार है, चलो जी देखते हैं, आओ क्या कहता है। कहता है ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है सिर्फ सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं है, ये बाकी सेक्टर में भी होती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल देयर आर थाउजेंड ऑफ द कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर, बहुत सारे ऐसे कैजुअल वर्कर जो सर्विस सेक्टर में हैंगे, एरिया हु सर्च फॉर द डेली एम्प्लॉयमेंट, जो कि डेली घूम रहे हैं, मतलब शहरों में डेली घूम रहे हैं, किसके लिए, जॉब के लिए, पर दे आर द एम्प्लॉयड एज अ पेंटर है, प्लम्बर है ना, रिपेयर पर्सन है। जी हाँ, अभी अभी हमने बात करी थी, बोलो क्या, कि गुरुजी पेंटर है, मिस्त्री है ना, ये सब लोग क्या है सर जी, ये लोगों को किसी किसी दिन रोजगार मिलता है तो किसी दिन नहीं मिलता। तो जिस दिन रोजगार मिल गया उस दिन तो एम्प्लॉयड होगा, जिस दिन नहीं मिला उस दिन क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयड होगा। तो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही थोप देना ये गलत होगा, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही बात थोप देना क्या होगा, बहुत ज्यादा गलत होगा, इस चीज को हमें ठीक करना पड़ेगा। सिमिलरली उसने बोले लिखा है, वी सी द अदर पीपल ऑफ सर्विस सेक्टर, ठीक है, ऑन द स्ट्रीट। हाँ जी हाँ, लो जी, कुछ लोग ऐसे भी बेचारे हॉकर्स हैं, पैडलर्स हैं, ये बेचारे दिन भर घूमते रहते हैं, हांडते हांडते चिल्लाते रहते हैं, आलू ले लो, प्याज ले लो, भिंडी ले लो, टमाटर ले लो। अब क्या पूरे दिन भर बेचते रहते हैं, नहीं बेचते ना। जैसे मान लो अब एक आम वाला बंदा है, सुबह सुबह अपने ठेले लेके गया आम की, उसने आम लगा लगा के थे 50-60 किलो, उसने 50-60 किलो आम जो है दोपहर तक बेच दिए, बाकी का दिन उसका क्या हो गया, बच गया। अब उसमें क्या बेरोजगार बैठा, सर ये भी तो क्या कहलाएगा हमारे बेटे, कहीं ना कहीं अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, और खासकर हम बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है, कि आज काम है और कल काम नहीं है। कभी कभी लोग सीजनल काम भी करते हैं, जो लोग सीजनल काम करते हैं 6 महीने काम करेंगे, 6 महीने आराम करेंगे। अब जैसे मान लो शादी का सीजन अब आएगा, शादी का सीजन आएगा तो शादी के सीजन में क्या हुआ, घोड़ी वाला, बैंड वाला, पॉप वाला, सब कुछ क्या होगा, दबा के पैसे छापेंगे। लेकिन जैसे ही फरवरी चला जाएगा, मार्च निकल जाएगा, मार्च के बाद फिर इनका काम धंधा ठंडा हो जाएगा, तो ये बेचारे 7-8 महीने 6 महीने कमाते उसके बाद ठंडे पड़े रहते हैं, जस्ट इमेजिन, है नहीं, यही होता है इनके साथ। चलो जी नेक्स्ट, हाउ कैन वी क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अबे ये सर लो जी लो,
सर हम लोग किस प्रकार से टर्शरी सेक्टर के अंदर या फिर सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर हम रूरल एरिया में, किसमें गांव वाले इलाकों में कैसे कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ला सकते हैं। लो जी लो आ जाओ, क्या कहता है गुरु जी। पहला वो कहता है हमें एग्रीकल्चर के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना होगा। पहला पॉइंट तो ये है भाई भाई। दूसरा पॉइंट ये है कि सर आपको डैम्स वगैरह कैनाल वगैरह बनाने पड़ेंगे इरिगेशन सिस्टम के लिए प्रॉपरली। जब आप लोग या भाई डैम्स बनाओगे, नहरें बनाओगे, नदियां बनाओगे, नाले बनाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, है नहीं भाई। तो ये चीज क्या होगी, एग्रीकल्चर की हो गई। अच्छा, साथ ही साथ एक बात है, जब लोग काम करेंगे, लोगों को मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा क्या होगा, सेव होगा तो कहाँ लगाएंगे, बैंक में लगाएंगे। सर्विस क्या आ गई, बैंक में आ गई। स्कूल में लगाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, है नहीं है। तो ये क्या क्या सर्विस में आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना हम अच्छा इंफ्रा डेवलप करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, उतना ही सर क्या लीड्स टू इंक्रीज द क्या, टर्शरी सेक्टर। तो आप समझ में आ गया आपको बात को कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर जो है वो किस प्रकार से टर्शरी सेक्टर को पुशअप करता है, यानी आगे बढ़ने के लिए सहारा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है। और लोगों को ये भी है, एग्रीकल्चर वाले जो लोग हैं उनको ये भी है क्रेडिट दें। क्रेडिट का मतलब कहते हैं बेटा, लोन दे, एक अच्छे रीजनेबल रेट पर लोन दे, ताकि वो लोग अपने खेतों के लिए फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, ठीक है, और अपना जो भी मशीनें हो गई, ट्रैक्टर हो गया, इन सबको खरीद के ला सकें। और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग अच्छी फसल उगा सके, ताकि वहाँ पर क्या हो सके, और भी ज़्यादा डेवलपमेंट आ सके। फसल उगेगी तो डेवलपमेंट कैसे आएगा, ऑब्वियसली बात है, पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, जब बच्चा पढ़े लिखेगा तो क्या किस में जाएगा, स्कूल में जाएगा। स्कूल कौन बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगी। जब गवर्नमेंट स्कूल बनाएगी तो फिर क्या आएगी, मजदूर लेके आएगी, मजदूर लाएंगे फिर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये एक चयन है, ये एक साइकिल है जो चल रहा है मेरे भाई। ठीक है ना, चलो जी आगे आओ नेक्स्ट। उनने क्या रखा है मेरे भाई साहब, गवर्नमेंट बैंक कैन प्रोवाइड द लोन एट द, हाँ जी, गवर्नमेंट देखो क्या करती है, स्मॉल फार्मर को चीप रेट पे लोन दे सकती है। और जब उन्हें चीप रेट पे एक लोन मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, है नहीं है। लाइक द कंस्ट्रक्टिंग अ वेल, भाई कुआं बनाएंगे, ट्यूबवेल लगाएंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, मतलब और भी चीजें लेके आएंगे यार, समझ जाओ ना, भाव कभी कभी तो भावना भी समझाया करो। ठीक है ठीक है। अच्छा, अनदर वेज टू प्रमोट द लोकेट द इंडस्ट्रीज, हाँ ये कुछ, अच्छा कुछ एक चीज और भी पूछो क्या, कि कहीं कहीं जगहों पे आपको सेमी रूरल एरिया के अंदर भाई क्या लगाने पड़ेंगे, फैक्ट्रीज लगाने पड़ेंगी। क्या लगाने पड़ेगा, फैक्ट्रीज। पूछो कैसे। कुछ कुछ ऐसा है, पूरी तरह से गांव नहीं तो कुछ कुछ कस्बे भी होते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत क्या होती है, शहरीकरण भी होता है। तो ऐसी ऐसी जगहों पर जहाँ पे थोड़ा थोड़ा सेमी क्या है वो, सेमी शहरीकरण मतलब कि थोड़ा कस्बा टाइप के है, थोड़ा सेमी रूरल एरिया टाइप के हैं, या फिर सेमी अर्बन टाइप के हैं, वहां पर आप फैक्ट्रीज लगा दो, इंडस्ट्रीज लगा दो, तो वहां के लोगों को भी क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। समझे बात को, समझे। तो महाकाल के नाम पे ठोको ठोको। चलो जी अगला, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोलता था, वाई इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर प्रेफर्ड बाय द एम्प्लॉय। अबे ऐसा क्यों है, ये तो बहुत सिंपल जवाब है यार। अगर ये भी नहीं आता तो मैं कूद जाऊंगा नाले में अभी के अभी। पूछो क्यों, अभी तो बढ़ाया था यार कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में गुरु जी क्यों प्रेफर करते हैं। भाई साहब सुनो ध्यान से, इसको हम पढ़ेंगे भी नहीं, इसका हम आंसर भी नहीं देखेंगे। पूछो, हम ऐसी मुंह जबानी बताएंगे। पूछो कैसे। गुरु जी पहला तो हो गया, बंदे को जॉब की श्योरिटी मिलेगी, ठीक है, उसके संग कोई भी भेदभाव नहीं होगा, जॉब की श्योरिटी मिलेगी, कभी भी कंपनी उसके पीछे लात मार के उसे बाहर निकालेगी। दूसरा, वर्किंग आवर फिक्स रहेंगे। तीसरा, उसको पेड लीव मिलेगी। चौथा बेटा, उसे अलग अलग क्या परक्यूजिट्स यानी कि अनुलाभ मिलेंगे। अनुलाभ का मतलब गुरु जी क्या हो गया, जैसे ड्राइवर मिल गया, गाड़ी मिल गई, इलेक्ट्रिसिटी का फ्री मिल गई, गार्डर मिल गया, कुक मिल गया, है ना, इस तरह के। साथ साथ मेरे बच्चे वहां पर क्या होगा, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी टाइप की ऐसी फैसिलिटी भी होंगी, ठीक है, और वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी होंगी, यानी कि एसी मिला होगा, हाँ हाँ मजा आएगा, चिलैक्स, ठीक है, चिलैक्स करेंगे हम लोग। दैट इज कॉल्ड क्या, ऑर्गेनाइज सेक्टर। यही वजह है यही वजह है यही वजह है कि लोग बाग ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है नहीं, नेक्स्ट। हाँ, अब देखो यहाँ पे बात है कि इट इज डिफिकल्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द थाउजेंड ऑफ द पीपल। ये बात तो आप अच्छे से जानते हो कि भाई अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये समस्या तो होती है कि हम लोग थाउजेंड ऑफ पीपल से पैसा कलेक्शन नहीं कर सकते, है नहीं है। ये सब कुछ चीज़ में है। और इन्हें क्या बोला, चलो ठीक है, ये तो कुछ और ही है। अच्छा, एम्प्लॉयज बाय, अच्छा ये तो ठीक है ठीक है ठीक है। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। क्या कहता है नेक्स्ट बेटा, हाउ डज द पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द नेशन। अब ये बताओ, पहला क्वेश्चन बड़ा प्यारा है कि किस प्रकार से पब्लिक सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया हमारे क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब बताओ यार, ये वैसी बात है, रेलवे चल रहा है, इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, सब किसकी देन है मेरे बेटे, पब्लिक सेक्टर की देन है। देखो ध्यान से, किस प्रकार से दिया, पहला पहला सर जी इन्हें प्रमोट करा। देखो हमारे यहाँ का देन रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राम, ये सब हमारी देन है, किसकी, पब्लिक सेक्टर की। उनने बताया,
उन्होंने बताया इट प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू द क्या क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट के पास पैसा बहुत है, गवर्नमेंट के पास टैक्सेस का पैसा बहुत है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू बहुत है, तो बड़े लेवल के जितने भी प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट कर सकते हैं। यही वजह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना इन्होंने डेवलप करने की कोशिश करी उतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई, और जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा उतना ही क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा किसी भी नेशन का, है ना। आ जाओ, द पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड द वेरियस सर्विस। हाँ जी, अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना। अबे ये क्या आ गया भाई, हाँ एक बात सुनो बहुत ध्यान से। पब्लिक सेक्टर ने आज हमारे कहीं ना कहीं घर, गांव, शहर, नदी, नाले, जो भी सब कुछ है किसी न किसी चीज से जोड़ रखे हैं। अगर आपको आज दिल्ली के अंदर आना है तो रोड पकड़ो, बाय ट्रेन पकड़ो, बाय एयर पकड़ लो, आ जाओगे, है नहीं है, ये बात को आप लोग ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इन सभी चीजों का निर्माण इस तरीके से करा कि आज एक जो राज्य है दूसरे राज्य से बहुत आसानी से कनेक्ट है। आप किसी भी राज्य में, क्षेत्र में, गांव में बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और वो लोग भी अपनी चीजों के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो फसल बेचना हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट पाना हो, उसके लिए अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में आ सकते हैं आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें एक बात बोली गई कि भैया एक बात तो आपके पास कि लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटी आर द प्राइमरी, ये बात तो हमें मालूम है, ठीक है। अब लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में चलती हैं, लेकिन एक बात तो कहीं ना कहीं आपने इस बात को भी ध्यान रखा होगा कि सबसे ज्यादा लोग हमारे किस में इन्वॉल्व हैं अभी भी भाई, उसमें इन्वॉल्व है, क्या बोलते हैं अपना, प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो इतने नंबर ऑफ लोग प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो उनके लिए स्कूल, अच्छा पानी, बिजली, घर, हॉस्पिटल, ये सब कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ना। अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी, अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी तो मेरे भाई समस्या तो पैदा होगी, नहीं होगी? समस्या क्या पैदा होगी यार, वो लोग काम नहीं कर पाएंगे तो नेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन कैसे होगा? ऑब्वियस सी बात है। कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मेरे बच्चे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जानते हो ना, लघु उद्योग, सॉरी लघु कुटीर उद्योग, एक होता है लघु कुटीर उद्योग जो होते हैं हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बेसिकली जो घरों में होते हैं। आज की डेट में हमारे दिल्ली में, चाहे दिल्ली को भी ले लो, दिल्ली के बहुत सारे घरों में भी क्या होती है, महिलाएं जो अपने बच्चों को लेके बैठी हुई हैं, सास को लेके बैठी हुई हैं, अपने जो है नंद भौजाई को लेके बैठी हुई हैं और काम कर रही हैं। दैट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसके अंदर जो एक बिजनेस की एक्टिविटी होती है उस घर के सभी परिवार करते हैं मिलकर, और क्या करते हैं, अर्न करते हैं। तो ये गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है बाकायदा उनको, और साथ ही साथ उनको फूड सप्लाई की जो चेन है उनमें हेल्प कर रही है। ठीक है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, और इन्होंने सर क्या कहा, देखो ये बोला ना, स्मॉल हो चाहे मीडियम हो चाहे कॉटेज इंडस्ट्री हो, ठीक है, चाहे छोटी हो चाहे मीडियम हो या फिर कॉटेज, मतलब और भी कुटीर हो, बहुत छोटी से छोटी क्यों ना हो, एक सुई बनाने वाले भी या बीड़ी बनाने वाले भी उद्योग को सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट। क्यों? लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट इस बात की श्योरिटी भी रखते हैं बच्चे कि सभी गुड्स और सर्विसेज की अश्योरिटी गांव में भी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ शहरों में होनी चाहिए। और यही वजह है कि शहर और गांव में दोनों चीज की अवेलेबिलिटी के मुहैया कराने से ही आज इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हुआ, हो पाया है। और ये किसके थ्रू हो रहा है बच्चे? पब्लिक सेक्टर के थ्रू हो रहा है। ठीक है, चलो जी, लो मेरे भाई साहब, तो भाई ये हमारा ऑलमोस्ट सारा दी एंड हो चुका है। तो आज हमने इसके अंदर देखो क्या क्या पढ़ लिया, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे समझ आए गुरुजी हमने क्या क्या पढ़ा है। मेरी बात को बड़ा ध्यान सुनो सर, हमने जैसे पढ़ लिया अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की भैया जॉब वगैरह फिक्स होती है। हमने प्राइमरी पढ़ा, सेकेंडरी पढ़ा, टर्शरी पढ़ा। प्राइमरी का रोल पहले ज़्यादा था, बाद में प्राइमरी का कम हो गया, अब टर्शरी का ज़्यादा हो चुका है नहीं है? टर्शरी को जो है बढ़ने में किस प्रकार से एग्रीकल्चर ने और सेकेंडरी सेक्टर ने हेल्प करा है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे के सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि मेरे भाई जो पब्लिक सेक्टर और क्या प्राइवेट सेक्टर में फर्क क्या होता है। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के हाथ में होता है, और प्राइवेट सेक्टर किसके हाथ में होता है? इंडिविजुअल के हाथ में होता है, फिर प्राइवेट कंपनीज के हाथ में होता है। प्राइवेट के अंदर सर जी आपको मोटिवेशन क्या मिलेगा? प्रॉफिट होगा। और पब्लिक के अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन सिर्फ ये है कि आपकी सैलरी फिक्स है और आप बाबूजी बन के काम करोगे। ठीक है ना? तो भाई और बहनों देखो, हमने इसका वन शॉट ऑफ दी एंड कर लिया, दैट स्कूल का। ये हमारा वन शॉट मेरे बच्चे क्या होगा? दी एंड। क्या होगा बेटे? दी एंड। तो मेरे भाइयों और बहनों, तो ये रहा आपका चैप्टर क्या है? सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो मेरे प्यारे बच्चों, दी एंड हो गया। अगर आपको कोई भी समस्या कुछ भी हो तो 9658885888 पे कॉल या मैसेज करना। मैं आपका अपना कुलदीप कुमार उस पर मिलूंगा, और महाकाल पे हम नाम पे हम क्या करेंगे? लाइक ठोकेंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चों चलते हैं, मिलते हैं किसमें? अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहे क्या कैलविन योद्धा। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार, मिलता है किसमें? नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ठोको महाकाल के नाम पे।